नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांकर सिंह स्वागत करता हूं आपका आज के वीडियो में। आज हम बात करेंगे दोस्तों भारत और अमेरिका के ट्रेड डील के बारे में। पिछले काफी दिनों से पूरे मीडिया जगत में या यूं कहें पूरे देश में अलग ही माहौल बन चुका है इस डील के बारे में। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, न्यूज में हमें कुछ और सुनने को मिल रहा है, राजनेताओं द्वारा कुछ और ही, विपक्ष द्वारा संसद भवन में कुछ और ही बातें कही जा रही हैं। मुख्यतः इस पूरी चर्चा में, इस पूरे वीडियो में हम 5-6 बिंदुओं पर बात करेंगे, जिससे और भी अच्छे तरीके से हम समझ पाएंगे कि ये डील वास्तव में भारत के लिए फायदेमंद है या भारत को किसी दबाव में आकर यह डील करनी पड़ी है। पहले पॉइंट, इस डील से किसको होगा ज्यादा फायदा। दूसरी, क्या सच में भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। भारत के किसानों पर इस डील से क्या प्रभाव पड़ेगा। चौथा, वैश्विक राजनीति में भारत की क्या स्थिति रहेगी इस डील के बाद। पांचवा, आखिर क्यों विपक्ष सरकार को घेरने पर लगा हुआ है इस डील को लेकर। और छठा बिंदु, जो मुख्यतः महत्वपूर्ण कह सकते हैं इसे, क्या वाकई में भारत के प्रधानमंत्री को दबाव में यह डील करनी पड़ी है अमेरिका के साथ। चलिए दोस्तों, हम बारी बारी से इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और अपनी बातों से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि यह डील भारत को फायदा दिलाएगी या हमारे देश के लिए नुकसानदेह होगा। तो चलिए दोस्तों, हम पहले बिंदु पर बात करते हैं। इस डील से किसको होगा फायदा। बहुत ज्यादा सोचने की बात नहीं है। व्यापार जब भी होता है, कोई भी देश हो, वो अपने मुनाफे के लिए ही करता है, या आप करें या हम करें। यदि देश के रूप में इसको ना देखते हुए व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो हम यदि कोई रोजगार करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो जरूर अपना कुछ मुनाफा ही खोजते हैं। या फिर जब बाजार बहुत ज्यादा गिर भी जाता है तो भी हम सोचते हैं कि जितनी मेरी लागत है कम से कम वो आ जाए। तो व्यापार का यही सिलसिला चलता रहता है। और व्यापार कोई देश आज से नहीं कर रहा, भारत हो या अमेरिका हो, रूस हो, जापान हो, कोई भी देश हो। व्यापार एक ऐसी कड़ी है जिसके माध्यम से एक देश दूसरे देश को जानते हैं या एक देश के सामान दूसरे देश में बिकते हैं और उनकी संस्कृति साथ साथ आती है, और जो कई सदियों तक चलती रहती है। आज भी यदि इतिहास में ही लौट कर देखा जाए तो हड़प्पा काल में भी जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारी चीजें ऐसी मिली है जो यह बताती हैं कि जो हड़प्पा कालीन सभ्यता के लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता के, उनका व्यापार दूर देश तक भी था। मेसोपोटामिया की सभ्यता जहां तक हमको याद है, वहां पर भी कुछ ऐसे ट्रेसेस मिले हैं जो ये साबित करते हैं कि भारत का व्यापार दूर दूर तक था। और कई देशों के या फिर कहे कई जगहों के लोग भारत में या फिर अपने सिंधु घाटी सभ्यता के में व्यापार करते थे। तो ये कोई नई बात नहीं। अब रही बात, ये किसको होगा फायदा। जाहिर सी बात है कि जो खबर सुनने को आ रही है कि अमेरिका ने जो टैरिफ 50% किया था उसको हटा के रेसिप्रोकल टैरिफ 25% ला दिया और 18% वो व्यापार में वो टैरिफ लेंगे। जो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होगा उसमें 18% का हम लोग को टैरिफ देना होगा। अब बहुत सारे न्यूज मीडिया द्वारा, लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि पहले जो व्यापार 2 से 3% में होता था उसको 18% पर आ गया, तो ये कहां से हमारे लिए फायदा है। तो भाई, इसको हमें ऐसे आकलन नहीं करना है, इसको हमें वर्ल्ड वाइड आकलन करना होगा कि अन्य देशों के साथ अमेरिका का जो व्यापार है, ट्रेड है, क्या उस आंकड़े से भारत नीचे है या ऊपर है।
तो यदि आप देखें तो बहुत सारे देश हैं जहां पर 20%, 25% टैरिफ, 30% तक लोग टैरिफ दे रहे हैं। और आपको ये चीजें गूगल में हो या फिर कहीं भी सर्च करने पर आप पता कर सकते हैं। फिलहाल भारत जो 18% जो टैरिफ देगा, वो मेरे ख्याल से शायद ही एक दो देश होंगे जिससे वो ज्यादा होगा, बाकी सबसे हम लोग कम है। और रही बात 18% वो भी देने की टैरिफ, तो भाई यदि 18% का टैरिफ हम पे लगेगा तो हमारा प्रोडक्ट भी तो आपको उतने मुनाफे लेके, या आप जो मैन्युफैक्चरिंग उसका कॉस्ट होगा उस पर 18% का लेकर ही हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे ना। यदि उस पर 1 रुपया भी हम लोग मुनाफा करते हैं, 1 रुपया भी अगर हम लोग अपना प्रॉफिट देखें, तो ये बहुत बड़ी बात है। आप उसको छोटे में लेकर नहीं चले। एक तो हमारे देश के जो सामान है वो अदर कंट्रीज में, अमेरिका में, वहां पर जाएंगे ट्रेड के लिए। जो दूसरे देश है, बांग्लादेश है या फिर श्रीलंका है, ये सारे जो देश हैं, इनसे हम लोग कम्पीट कर पाएंगे। और वहां हमारी जो चीजें हैं उसकी एक अलग इमेज बनेगी, वहां पर लोग उन चीजों को खरीदेंगे, तो इससे कुछ ना कुछ फायदा ही होगा हमारा। रही बात एक्सपोर्ट की, जो कि हमें अब हमारे देश को लोगों को सोचना चाहिए कि इन सारी राजनीतिक चीजों से छोड़कर हमें अपने एक्सपोर्ट पर ध्यान देना चाहिए, हमारे प्रोडक्शन पर ध्यान देना चाहिए। जो आज के टाइम में हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन का जो बुरा हाल है, सरकार को चाहिए यहाँ या फिर आम नागरिक को चाहिए कि गवर्नमेंट की हेल्प करे, और गवर्नमेंट भी फुल्ली पॉजिटिव वे में उसको भारत के लोगों को एम्पावर्ड करे, उनको प्रोत्साहन करे, उनके ऊपर विशेष ध्यान दे, ताकि वो मैन्युफैक्चरिंग का हम लोग जो सेक्टर है उसको सही तरीके से चला पाए, प्रोडक्शन हमारा सही हो। यदि प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग का ये चीजें ठीक हो जाएंगी तो देश में एम्प्लॉयमेंट भी आएगा। ये सिर्फ ट्रेड नहीं है, ये हम पूरे देशवासियों के लिए एक अपॉर्चुनिटी के रूप में अगर इसको देखा जाए तो ये ज्यादातर बेनिफिशियल होगा हम लोगों के लिए। और हमें इसी तरीके से ही काम करना चाहिए, बिना किसी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी मनोदशा जो होती है कि अमेरिका के साथ झुक के, ये कोई बात नहीं है। मुझको देश जो है वो एक डील लेकर आया है कि हमको ट्रेड करना है, तो भाई हमको उस पॉजिटिव में ट्रेड करना है, देखा जाएगा अगर जो होगा सो होगा। अब बात करते हैं कि दूसरे पॉइंट पर कि क्या भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। आज के दौर में ये बहुत ही अहम मुद्दा है, और देखा जाए तो इसका इम्पोर्टेंस हमारे इंडिया के लिए बहुत ज्यादा है। तो यदि मेरी राय हो तो भाई हम एक जगह से क्यों सामान खरीदें। अमेरिका धमकी दे रहा है, देगा, उसको काम है देना, उसे कहने से हम चलेंगे, ये कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जिस प्रकार हमने देखा कि अमेरिका ने एक अपना प्रेस नोट जारी किया है जहां पर उनके बहुत सारे डिपार्टमेंट भारत पर नजर रखेंगे कि भारत रूस से तेल खरीदता है या नहीं, इस पर हम लोग बहुत ही पैनी नजर रखेंगे। यदि खरीदता है तो क्या कर सकता है, टैरिफ तो वैसे ही लगा रहा था। तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है, मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगा। हमारे देशवासियों को या हमारे राजनेता को यही सोच लेकर आगे चलनी चाहिए। अगर मुझे रसिया से तेल खरीदने बेनिफिट होगा तो मैं जरूर खरीदूंगा। जिस प्रकार वेनेजुएला पर अमेरिका ने रातों रात हमला कर दिया, वहां के राष्ट्रपति मादुरो को अरेस्ट कर लिया और वहां पर एक अपना एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिश कर दिया, तो भाई ये वेनेजुएला नहीं है। और भारत अब वो भारत नहीं रहा जो झुक जाया करता था। भारत अब जवाब देता है, आपने देखा है, पहले वाली बात नहीं है। तो ये तेल जो खरीदने का है, यदि बेनिफिट जो जैसे अभी वेनेजुएला से अगर जहां पर बहुत भंडार है ये प्राकृतिक तेलों का, तो वहां से अगर ट्रांसपोर्टेशन में
भारत को ज्यादा घाटा होगा या यूं कहें कि इससे बेनिफिशियल नहीं होगा, तो भारत जरूर सोचेगा। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। अगर 30% हमारा रसिया से कम में प्राइस में आता है तेल, तो हम वहां से जरूर खरीदेंगे। ये माइंड सेट होना चाहिए हमारे राजनेताओं का भी, हमारे देश के लोगों का भी, कि यदि हमारा जो ट्रेड है तेल को लेकर, हमें जहां से फायदा हो, रिलेशन को यदि रिलेशन में भी थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़े तो किया जा सकता है। लेकिन अब एक बार ही ऐसा नहीं है कि भाई पूरी तरह से हम ही दबते जा रहे हैं और आप हमें दबाते जा रहे हैं और आप, मैं आप पर पूरी तरह से आश्रित हूं, ऐसा नहीं। तो इसके बारे में देशवासियों को जो है वो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट अगर इस पे कुछ सही डिसीजन नहीं लेती तो जाहिर सी बात है लोग सवाल जरूर पूछेंगे। और जिस प्रकार मैं आज आपसे इन सब चीजों पे बात कर रहा हूँ, वहां भी मैं अगर हमारे गवर्नमेंट में इस चीज को लेके सही दिशा नहीं की जाती तो मैं आपको वहां भी बोलूंगा कि हाँ ये यहाँ चीज गलत हो रहा है, और आप इसका पूरी तरीके से विरोध भी कर सकते हैं, लेकिन अभी कुछ कहना सही नहीं होगा। आप विश्वास रखें, सरकार जो है इस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है, और रसिया के साथ जो हमारा संबंध है वो किसी से कहने की बात नहीं है। ट्रेड तेल में अगर कुछ ऐसा होता है तो वो आगे की बात है, हम लोग देखेंगे। तीसरा पॉइंट, भारत के किसानों पर इसका क्या होगा असर। चलिए भाई, न्यूज में और संसद भवन में बाहर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जहां पर विपक्ष द्वारा बार बार ये बताया जा रहा है कि इस डील से भारत को कोई फायदा है नहीं, और गवर्नमेंट इसका ऑफिशियल कोई रिकॉर्ड दे या फिर कोई क्या डील हुई उसके बारे में बताए। भारत सरकार ने अभी तक जो हम लोग ट्रेड डील कर रहे थे उसमें एग्रीकल्चर का और डेयरी का सेक्टर भारत ने किसी भी देश के लिए खोला नहीं था, और जहां तक अभी पूरी रिपोर्ट आई नहीं है तो कुछ कहना सही है नहीं। यदि ये ऑफ सेक्टर खोला जाता है तो इससे थोड़ा सा भारत के किसानों को नुकसान तो होगा, ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं होगा। आप अमेरिका की इकोनॉमी देख लिए कि वहां के गवर्नमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में अपने वहां के किसानों को क्या बेनिफिट देती है, क्या सब्सिडीज देती है, और वहां पर किसानों को अपनी फसल उगाने से लेकर उसको बाजार तक लाने में क्या कॉस्ट पड़ता है, गवर्नमेंट उसके लिए क्या क्या चीजें उपलब्ध कराती हैं, उनके ट्रांसपोर्टेशन से लेके उनके फर्टिलाइजर तक। तो बहुत सारे फसलों पर अमेरिका की गवर्नमेंट जो है एक किसान को लगभग 2.25 करोड़ तक का सब्सिडी मुहैया कराती है किसी किसी फसल में। कॉफी में यहाँ 215% तक वो सब्सिडी देती है। अगर इस तरह की चीजें होती हैं, और भारत अगर किसान के एग्रीकल्चर के लिए अगर सेक्टर खोलता है तो ये तो भाई सोचना ही पड़ेगा भारत के लोगों को। तो इसको एक नेगेटिव वे में नहीं लेकर ये भी सोचा जाएगा कि हम लोग भाई ट्रेडिशनल जो खेती करते हैं उससे हटकर कुछ कर लेंगे जहां पर इंडिया को बेनिफिट हो। जैसे चाइना के बारे में बात करें, चाइना पहले चावल की खेती बहुत ज्यादा करता था। अब देखते हैं कि वो भाई चावल ज्यादातर इंपोर्ट कराता है अपने देश में, तो उसके बदले उसने कुछ और ही किया है। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके लिए उसने कुछ बदलाव किए हैं, वहां पर कुछ और ही फसल उगाई जाती है। तो ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। रही बात डेयरी की, तो भारत में डेयरी का जो है वो विश्व में पहला स्थान है। दूध उत्पादन में हम लोग बहुत आगे हैं, अग्रणी है देश हमारा। यदि ये किया जाता है तो इस क्षेत्र में भी थोड़ी सी मंदी तो आएगी, लेकिन ये सरकार को ऐसा करना नहीं चाहिए। यदि वो करेगी तो बहुत सारी चीजें हम देखेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। अभी हवा में बात करने वाली कोई बात नहीं है। यदि डेयरी सेक्टर में कोई डील होती है या इंडिया का मार्केट डेयरी सेक्टर के लिए खोल दिया जाता है अमेरिका को, क्या फायदे होंगे क्या नुकसान होंगे, ये हम आने वाले बाद की वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले ये क्लियर हो जाएगी कि किन चीजों पर ट्रेड डील साइन हुई। अब रहा चौथा पॉइंट, वैश्विक राजनीति में
इस डील के बाद भारत की क्या स्थिति होगी? तो जाहिर सी बात है, भारत की स्थिति और भी ज्यादा मजबूत होगी, क्योंकि आपने देखा जिस जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभाली और जो उनका फर्स्ट टेन्योर था, इन दोनों के टेन्योर में आपको काफी डिफरेंसेस देखने को मिले होंगे। पहले के टेन्योर में जो डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए बहुत ही ज्यादा फेथफुल थे, भारत के लिए बहुत ज्यादा ही वो दोस्ताना संबंध था, भारत के लिए लोगों के लिए भी अमेरिका में जो वीजा होता है उसके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज थी। वहीं इनके दूसरे कार्यकाल में भारत के लिए स्थिति पूरी तरीके से बदल चुकी है। भारत को लेके अमेरिका का नजरिया अभी सही है नहीं। डोनाल्ड ट्रंप का रवैया आप बातों से मिलाते होंगे और समय समय पर आपको न्यूज द्वारा पता चलता ही होगा कि वो कैसे कैसे अपने स्टेटमेंट जारी करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही भारत ने यूरोपीय यूनियन के साथ ट्रेड डील साइन किया तो अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन में या यूं कहे पूरे अमेरिका में खलबली मच गई। और अभी मिड टर्म के चुनाव होने वाले हैं अमेरिका में, तो यदि उनकी डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति अगर मजबूत नहीं रही, अगर उन्होंने अपनी मेजोरिटी साबित नहीं की, तो वो कहीं के नहीं रहेंगे। अमेरिका का एशियाई कंट्रीज पर से जो है वो पूरा पकड़ छूट जाएगा। अमेरिका का कोई बस ही नहीं चलेगा, कोई वहां पर उसका ट्रेड का हो या फिर कोई भी चीजें जो वो पकड़ छूटती जा रही थी। तो ये शौक से डील नहीं किया है अमेरिका, ये भूल में आप न रहें, वो बहुत दबाव में किया है। और जो प्रधानमंत्री हमारे खड़ी जवाब देने जानते हैं अच्छे से हर किसी को, वो उन्होंने दिया भी, ये साबित भी किया है उनको। और वो जो जिस जगह से बिलोंग करते हैं, गुजरात से, उनको भाई व्यापार के बारे में समझाने की जरूरत नहीं पड़े, वो 2 रुपया जरूर फायदे में ही करवाएंगे। हाँ, थोड़ा सा अभी सही नहीं लग रहा है, बट आगे जाकर चीजें सही हो जाएंगी यदि उस डील के हिसाब से या फिर इंडिया की जो पॉलिसी है उसमें कुछ रिफॉर्म किया जाए और मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन में हम लोग सही करें। तो हम लोग बात कर रहे थे कि वैश्विक राजनीति में भारत की स्थिति पर क्या असर पड़ेगा। तो बहुत ही अच्छा असर पड़ेगा। हम लोग का ट्रेड जो है बढ़ ही रहा है, कोई घट नहीं रहा है। अमेरिका के साथ हम लोग $500 बिलियन का ट्रेड का एग्रीमेंट है कि हर साल हम लोग $100 बिलियन तक करेंगे। तो करेंगे भाई, ऐसा क्या है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा पॉपुलेशन है हमारे पास। अगर गवर्नमेंट सही तरीके से काम करे तो हम लोग जरूर आगे निकल पाएंगे। और दूसरी चीज, आज के टाइम की जो इंटरनेशनल रिलेशन है या पॉलिटिक्स है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है, वो इस पर डिपेंड करती है कि आपके पास कितना वेल्थ है, आपकी स्थिति कितनी मजबूत है, पैसा कितना है आपके पास। और आप और पैसा का आकलन कैसे करेंगे भाई, ये हम ट्रेड से ही करेंगे ना। यदि हमारा व्यापार जो है, हमारा जो बिजनेस है ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत ज्यादा फैला है, तो भाई प्रॉफिट भी ज्यादा ही आएगा इंडिया में ना, पैसा भी आएगा, वो किसी रूप में आएगा। तो इस पॉइंट के लिए हम लोग यही रखते हैं कि भारत की स्थिति पूरे विश्व में और भी ज्यादा मजबूत बनी। विपक्ष जो भारत सरकार को घेरे हुए संसद में, उस पे यदि विस्तार रूप से बात करें तब चीजें बहुत ज्यादा लंबी हो जाएंगी। बहुत सारे मुद्दे हैं अभी संसद भवन में चल रहे हैं, जैसे एम एन नरवणे का मुद्दा है जो राहुल गांधी को पढ़ने नहीं दिया गया, उनके बुक्स का कुछ। नरेंद्र मोदी पर जिस प्रकार हमले की बात हो रही थी कि भाई संसद भवन पर खतरा है, उसके बाद इस ट्रेड डील को लेकर बवाल तो मचा ही हुआ था। तो हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। विपक्ष का जो काम है वो कर रही है और अच्छी बात है, विपक्ष मजबूत होना ही चाहिए। यदि विपक्ष इन सवालों को नहीं उठाए तो आप और हम ये सोच भी नहीं सकते। और हमारी जो बातें हैं, हमारी जो सोच है, या फिर हम लोग यूट्यूब पर वीडियो बनाते बनाते रह जाएंगे। संसद भवन में कोई क्वेश्चन अगर राइज हो रहा है तो उसका इंपॉर्टेंस होता है, चाहे वो विवादास्पद हो या नहीं हो, वो उठ रहा है तो उसका इंपॉर्टेंस है, वो देश के लोग सुन रहे हैं भाई, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रही बात संसद भवन में
विपक्ष घेर रहा है इस मुद्दे पर मोदी जी को, तो भाई वो उनका काम है, कर रहे हैं। और रही बात हमले की, तो ये सरासर हो नहीं पाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पर ओम बिरला द्वारा जो है स्टेटमेंट जो दिया गया है उसको सही नहीं कहा जा सकता है। ये एक तरह से कह सकते हैं पॉलिटिकल स्टंट मान सकते हैं इसको, ऐसा होता ही है। गवर्नमेंट में है वो मूड है, नहीं देंगे जवाब, जाओ भाई। कि क्या सच में अमेरिका भारत के प्रधानमंत्री को दबाव में लेकर इस डील पर साइन करवाए? ऐसा नहीं कह सकता। मोदी जी का जो व्यक्तित्व है, जो उनकी बातें हैं, उसको देखते हुए ऐसा नहीं लगता है कि वो झुकने वाले इंसान है। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार अमेरिका ने हम लोग पर जो टैरिफ लगाया था रसिया से तेल को लेके, और भारत के लोगों के लिए काफी मुश्किलें हो गई थी, आईटी सेक्टर के लिए हो या वो जो डायमंड में जो सूरत में मैन्युफैक्चरिंग है वहां पर के लोगों के लिए, जो लोग काम कर रहे थे उसमें वहां पर बेरोजगारी आ गई थी। क्लॉथिंग सेक्टर में भी बहुत ज्यादा गिरावट आई थी, वहां से भी हम लोग का बहुत सारे कंपनी तो बंद हो गए भाई, कपड़ा नहीं बना पा रहे थे वो। अरे बंद जो हो रहे हैं तो एक तरह से तो नुकसान ही है। अरे हमको 2 पैसा कम मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पैसा आना चाहिए। 1 रुपया ही जाकर वो 1 करोड़ बनेगा, लेकिन वो रास्ता खुला हुआ हो तब ना। तो इसको हम लोग पॉजिटिव वे में लेकर चलेंगे। अगर अमेरिका सोचता है कि उसने दबाव किया है तो ठीक है भाई, दबाव में ही किए हो, हमें अपने ट्रेड से मतलब है। हमें जो है विश्व में अपनी स्थिति और भी मजबूत बनाने के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और दबाव की बात नहीं है। मोदी जी झुकने वाले नहीं है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है ऐसे नहीं चलती, उसके लिए बहुत सारे यूपीएससी होल्डर, आईएफएस ऑफिसर्स लगे हुए रहते हैं। उसमें हर चीजें पर गहराई से बात होती है, मेन पॉइंट को देखा जाता है कि भारत के लिए बेनिफिशियल है कि नहीं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई भी देश जो है अपना मुनाफा नहीं देखे। यदि एक चीज में वो कहीं डाउन होती है तो दूसरे चीजों में वो राइज होती ही है। अगर एक चीज में उसको मुनाफा नहीं होता है तो दूसरी चीज में उसको डबल मुनाफा होता है। तो कुल मिलाकर बात यही है कि आने वाले जो मार्च का महीना है उसमें 15 से 20 तारीख तक जो है ये इसकी पूरी चीजें जो है डिटेल रूप में आपको मिल जाएंगी। फिर हम उसके बाद में उस पर डिस्कस करेंगे कि ये भारत के लिए फायदेमंद है या नहीं। जहां तक मेरी राय है तो कोई भी देश जो है इतना नहीं झुकेगा कि वो अपने देश के लोगों का घाटा करवा दे या उसको अपने आत्मसम्मान से समझौता करना पड़े। तो जहां तक हो ये फायदे में ही होगा। रसिया के साथ तेल खरीदना या ना खरीदना ये भारत की अपनी मर्जी पर है। कम खरीदेंगे, लेकिन खरीदेंगे तो जरूर, छोड़ कर देंगे हम, ऐसी भावना होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अपनी इन्हीं बातों से मैं आपसे विदा लेता हूँ, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले समय में और भी आप ऐसा वीडियो देख सकें। नमस्कार।